हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है त्याग। सुनो सुनो राधा, कहाँ हो भाई? कहते हुए महेश जी घर में घुसे। क्यों चिल्ला रहे हो? पीछे से घर में घुसते हुए ताला खोलती राधा ने कहा। कहाँ निकल गई थी? तुम्हें पता है ना कि मैं घर आऊं तो तुम मुझे घर में मिलनी चाहिए। मुझे ये घर में ताला नहीं, तुम चाहिए। बताओ कहाँ गई थी? राधा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? बराबर वाली रमा जी ने बुलाया था। उनके मेहमान आने वाले हैं। थोड़ा बहुत रसोई में काम करवाने को कह रही थी। खाली बैठे घर में क्या करती रहती हो? बच्चों और महेश के जाने के बाद जरा बहुत हाथ बटा दिया करो, 4 पैसे ही आएंगे। उन्होंने 2 घंटे के 200 रुपए भी दिए। देखो, महेश जी गुस्से से तमतमाए और रुपए उठाकर पटक दिए। बोले, अब ये दिन दिखाओगी कि दूसरों के घर काम करके पैसे कमाने निकलोगी? माना मेरी तनख्वाह कुल 10,000 की है, पर जैसे तैसे गुजारा तो हो ही रहा है। बच्चे भी पढ़ाई कर ही रहे हैं। घर 2 कमरों का ही सही, सर पर छत तो है। भगवान ने चाहा तो अपना न सही सौम्य का तो घर होगा ही ना। खबरदार जो मेरे जीते जी किसी के आगे हाथ फैलाने या घरों में काम करने की सोची भी। मैं अभी जिंदा हूँ, हाथ पैर भी सही सलामत है। तुम लोगों का बोझ उठा सकता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो ओवर टाइम मैं करूँगा, पर तुम्हें किसी के घर काम करने की इजाज़त कभी नहीं दूँगा, समझी? अपने सीमित संसाधनों के होते हुए भी महेश जी और सुधा बच्चों की हर फरमाइश पूरी करने का प्रयत्न करते। ऑफिस से लौटकर वे यथासंभव सुधा का घर के कामों में हाथ बटाते। कभी सुधा कभी मना भी करती कि औरतों वाले काम ना किया करें, तो वे सुधा पर लाड उड़ेलते हुए जवाब देते कि सुधा का ख्याल रखना और उसे आराम देना उन्हें अच्छा लगता है। इसी बहाने से उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। वे चुस्त दुरुस्त भी रहते हैं। सुधा उनके प्यार और परवाह को समझ रही थी। वैसे तो दोनों पति पत्नी अपनी सीमित और छोटी सी गृहस्थी में खुश और संतुष्ट थे। बेटा सौम्य इंजीनियरिंग के दूसरे साल में और बेटी सुमन 10वीं में पढ़ रहे थे। दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखते। उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि उनके पिता कितनी परेशानी उठाकर उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं। अपने पिता की तरह वे भी स्वाभिमानी निकले। अपने आत्मसम्मान से समझौता किसी कीमत पर करना गवारा नहीं था। सुधा और महेश जी का बस एक ही सपना था, किसी तरह सौम्य इंजीनियर बन जाए, तभी उनकी तपस्या सफल होगी। जो मुकाम वे अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाए थे, वे सौम्य पाले। सौम्य के इम्तिहान होते तो वे अपने लिए कटौती करके उसके लिए दूध फल की व्यवस्था करते। रात में सौम्य जब तक पढ़ाई करता, महेश जी भी उसके पास किताब को या गीता लेकर बैठ जाते, ये सोचकर कि सबके सो जाने पर कहीं सौम्य को भी नींद ना आ जाए। सुधा कभी कहती भी कि वो सौम्य के पास बैठकर बुनाई कर लेगी, पर महेश जी उसे चुप करा देते कि वह दिन भर घर के काम में जुटी रहती है, उसे रात में आराम की ज़रूरत है। सुधा के कहने पर कि आप भी तो दिन रात खटते हो, आपको भी आराम की ज़रूरत है, तो वे हंसकर कहते, बस सौम्य की नौकरी लग जाए, उसके बाद मैं रिटायरमेंट लेकर आराम करूँगा। अपने बेटे के राज में मुझे काम की ज़रूरत ही कहाँ रहेगी। और सबके चेहरे खुशी से चमक उठते। दोनों अक्सर कहा करते, जब सौम्य इंजीनियर हो जाएगा तो उसके पास अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी। सुधा छोटे बच्चे की तरह आंखों में चमक भर कहती, मेरे बेटे की गाड़ी में मैं सबसे पहले मैं ही बैठूंगी, वो भी आगे की सीट पर। महेश जी उसे चिढ़ाते हुए कहते, देख लेना, मेरा बेटा पहले मुझे ही आगे बैठाएगा अपनी कार में, तुम पीछे बैठना। ऐसी छोटी छोटी खट्टी मीठी नोक झोंक से दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त बेफिक्र रहते। पर शायद किस्मत को उनकी ये छोटी सी खुशियाँ भी रास नहीं आईं। एक शाम महेश जी को दफ्तर से जल्दी आया देख सुधा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, ठीक तो हो? और जब तक सुधा कुछ कहती सुनती, महेश जी ने सुधा का हाथ कसकर पकड़कर आर्त और दयनीय असहाय नज़रों से देखा, और देखते देखते वे उन तीनों को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। उन्हें ज़बरदस्त हार्ट अटैक हुआ था।
अस्पताल तक ले जाने का टाइम भी नहीं दिया। सुधा तो हक्की बक्की सी बस अपने हाथों से फिसलती अपनी दुनिया देखती रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, जो शख्स उसके जरा बहुत आँख से ओझल होने पर पूरा घर छान मारता था, वो बिना कुछ कहे सुने ऐसे उसे अकेला छोड़कर कैसे चला गया। सुधा की आंखों के आंसू सूख गए। उसका जी चाह रहा था चिल्लाकर दहाड़ मार कर रोए, पर बच्चों पर क्या बीतेगी सोचकर दोनों को छाती से लगाकर बैठी रही। महेश जी उनके छोटे से आशियाने की सबसे मजबूत दीवार थे। दीवार ही ढह गई तो घर कहाँ बचेगा। महेश जी के दोनों भाई दूसरे शहर में रहते थे। उनका कारोबार अच्छा था। तीसरा भाई कितनी तंगी में गुजारा कर रहा था, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। अलबत्ता खानदान में किसी के शादी ब्याह में सुधा की जेठानियाँ अपने गहने कपड़ों की नुमाइश कर सुधा को नीचा दिखाने की कोशिश करती। सुधा तब भी चेहरे पर सिकन न लाती। जब अपने ही पराए हों तो बाहर वालों से कैसी उम्मीद। यही सोचकर सुधा ने मन को समझा लिया। महेश जी की 13वीं के बाद उनके बड़े भाई बोले, सौम्य की पढ़ाई तो अब पूरी होने से रही। महेश की पेंशन जो सुधा को मिलेगी उसमें जैसे तैसे घर का खर्च ही निकल सकेगा। समझो, मेरी बात मानो तो इसे मेरे साथ भेज दो। वहाँ इसे 4-5 हजार पर किसी गल्ले की दुकान पर लगवा दूंगा। पढ़ लिख कर कौन सा धन्ना सेठ बन जाएगा। मेरे घर का थोड़ा बहुत काम कर लेगा, खाना पीना खा लिया करेगा। छोटा भाई बोला, सुमन को भी पढ़ा लिखा कर क्या करोगी। महेश होता तो और बात थी, अब इसे भी कहीं छोटे मोटे काम पर भेज दो। तुम तो कहीं बाहर निकल कर जाओगी नहीं। जेठ और देवर दोनों की बात सुनकर सुधा धक से रह गई। महेश के जाते ही इन लोगों ने मेरे बच्चों के लिए ऐसी घटिया बातें सोच ली। उसे बहुत दुख हुआ। अपने गुस्से पर काबू रखकर संयम से उसने दोनों से कह दिया कि वह सोचकर बताएगी। सब खाना पूरी का दिखावा कर वापस चले गए। पूरी रात सुधा यादों के भंवर में डूबती उतरती रही। आंखें बंद करती तो महेश जी का चेहरा उसके सामने आ जाता, जो कभी उसे दुलारता, कभी डांडस बंधाता। सुधा सोच सोच कर परेशान थी। महेश जी के बिना वह क्या करेगी, कैसे बच्चों को पालेगी, कैसे सौम्य को इंजीनियर बनाने का महेश जी का सपना साकार करेगी। इस दुख की घड़ी में जब अपने सब पराए हो गए थे, तब पड़ोसिन रमा ने सुधा को सहारा दिया। महेश जी के दफ्तर के लोगों ने सुधा के हिस्से की महेश जी की पेंशन के कागज बनवा दिए, पर पेंशन इतनी कम थी कि गुजारा होना बहुत मुश्किल था। एक आदमी के चले जाने से 3-3 लोगों की जिंदगियां ही बदल जाएंगी, ऐसा तो उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। महेश जी के जाने के महीने भर बाद रमा जी ने देखा सुधा के घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल रहा है। तीनों जने कितनी भी कटौती करते, पूरा नहीं पड़ रहा था। एक दिन रमा जी ने डरते डरते सुधा से कहा, मैं जानती हूँ महेश भैया को तुम्हारा बाहर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर हालात की व्यवस्था देखते हुए अगर तुम चाहो तो मेरी एक जानने वाली को घर में खाना बनाने वाली की ज़रूरत है। पगार बहुत अच्छी है, महीने के 5 हजार। तुम बच्चों के जाने के बाद 10 बजे चली जाया करना, 3 बजे लौट आना। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। सुधा मन में झंझावत में डूबी बहुत सोचती रही। उसकी रात की नींद और दिन का चैन उड़ गया। वह बार बार महेश जी की फोटो के आगे खड़ी हो उनसे रो रो कर बाहर काम करने की इजाज़त मांगती रही। उसका दिल दिमाग के बीच ऊहा-पोह चलता रहा। सुबह जब रमा जी ने फिर काम की बात पूछी तो सुधा ने बहुत सोचकर हाँ कर दी। बच्चों के जाते ही रमा ने अपने साथ सुधा को अपने साथ शीला जी की कोठी पर ले जाकर उनसे मिला दिया। शीला जी थोड़ी कड़क स्वभाव की लगी, पर सुधा को काम की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वह तैयार हो गई। यह सोचकर कि उसे तो अपने काम से काम रखना है, वह निभा लेगी। सुधा बच्चों का खाना बना घर का काम कर निकल लेती और उनके आने से पहले लौट आती। महेश जी के जाने के दर्द को अपने में समेटे सुधा जैसे मशीन बन गई थी। सौम्य के अधिकांश दोस्त पैसे वाले थे। सौम्य उनके घर जाते कतराता था, क्योंकि वहाँ जाकर उसे तुच्छता का एहसास होता था। एक आध बार वह समीर के घर गया तो उसके घर की भव्यता देख वापस आकर
उसका दिमाग अपनी गरीबी को कोसता और पढ़ाई से मन उचाट हो जाता। एक दिन समीर अपने घर से खाना लाया। उसने सौम्य को भी खिलाया। एक और खाते ही सौम्य के मुंह से निकला, खाने का स्वाद बिल्कुल मेरी माँ के बनाए खाने जैसा है। तब समीर ने कहा, कुछ दिन पहले हमारी नई कुक आई है, ऐसा लाजवाब खाना बनाती है क्या बताऊं। उस समय सौम्य ने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन समीर सौम्य को अपनी बर्थडे मनाने अपने घर ले गया। सौम्य का मन तो नहीं था, पर वह समीर को मना नहीं कर पाया। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा, दूसरे कमरे से समीर की माँ शीला की गुस्से से चिल्लाती आवाज़ आ रही थी। हमारा इतना महंगा पॉट तोड़ कर रख दिया, अंधी हो क्या? काम करने में मन नहीं, बस पैसा चाहिए। कितनी बार कहा है, अपनी परेशानियां अपने घर छोड़ कर आया करो। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तुम्हारे महीने भर की पगार से भी नुकसान पूरा नहीं होगा। हवा से जरा पर्दा हटा तो सौम्य ने देखा, उसकी माँ सुधा थर थर कांपती हाथ जोड़े शीला जी के आगे गिड़गिड़ा रही थी। माँ की ऐसी हालत देख सौम्य की मुट्ठियाँ गुस्से से बंध गईं। सौम्य को समीर का लाया खाना याद आ गया। मेरी माँ और समीर की कुक, उसकी नौकरानी। एक बार तो उसने सोचा माँ को हाथ पकड़कर फौरन वहाँ से चला जाए, ले जाए। पर दूसरे पल उसे ध्यान आया, माँ बेटे के सामने शर्मिंदा हो जाएगी। वह भागता हुआ हाँफते हाँफते सीधा घर पर पहुंचा और घर में पड़े ताले के आगे बैठकर रोते रोते सोचता रहा कि उसके पिता ने माँ को कितने सम्मान से रखा। आज सौम्य को पढ़ाने के लिए उसकी माँ को लोगों की गालियाँ सुननी पड़ रही हैं। उसका मन स्वयं को बार बार धिक्कार रहा था। थोड़ी देर बाद सुधा घर लौटी। सौम्य को बंद घर के बाहर बैठे देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह डर गई कि क्या झूठ बोलेगी, पर सौम्य ने कुछ नहीं पूछा। अंदर आकर सौम्य माँ की गोद में सर रख कर लेट गया। उसने कहा, वह आगे नहीं पढ़ेगा। सुधा के बार बार पूछने पर, अपनी कसम देने पर सौम्य ने पूरी बात बताई। सौम्य ने कह दिया, अब सुधा घर से बाहर पैर नहीं रखेगी। सौम्य सुबह 100 घरों में अखबार की डिलीवरी करेगा और शाम को एक दफ्तर में काम। वह अपना खर्च खुद उठाएगा, पर माँ को किसी के घर काम नहीं करने देगा। 2 बरस जैसे तैसे बीत गए। सौम्य की मेहनत और उसकी लगन काम आई। उसने अपने कॉलेज में टॉप किया। कैंपस इंटरव्यू में उसे बहुत बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर मिला। उसकी कंपनी विदेश की थी, जो भाग्यवश उसी के शहर में अपना ऑफिस खोल रही थी। उन्होंने सौम्य को उसका इंचार्ज बनाकर तैनाती दी। उसका नया ऑफिस, नई कार भी। सौम्य के ऑफिस का इनॉग्रेशन था। सौम्य अपनी कार लेकर आया। सुधा को तैयार कर उसने आगे का दरवाज़ा खोला। सुधा को बैठने को कहा। सुधा 1 मिनट रुको कहकर घर के अंदर गई और उसने महेश जी की फोटो लाकर आगे की सीट पर रख दी और खुद पीछे बैठ गई। आज तेरे पापा का सपना पूरा हुआ। तेरी गाड़ी में आगे बैठने का सबसे पहला हक उनका है। बेटे के राज का सुख तो भोग नहीं सके, पर वो आज ऊपर से देखकर बहुत खुश होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। ऑफिस पहुंचकर सौम्य ने सहारा देकर सुधा जी को उतारा। वहीं शहर की नामी गिरामी हस्तियां मौजूद थीं। सबका ख्याल था कि सौम्य ऑफिस का उद्घाटन कोई मंत्री या बड़ा अफसर करेगा, पर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब सौम्य ने सुधा जी के हाथ कैंची पकड़ाकर फीता काटने को कहा। अंदर जाने पर सुधा ने देखा, ऑफिस की कुर्सी के पीछे महेश जी की आदमकद तस्वीर लगी थी। सौम्य ने माँ को हाथ पकड़कर अपनी कुर्सी पर बैठाया, सबको बताया कैसे उसके माँ बाप के त्याग और तपस्या से वह यहाँ तक पहुँचा है। तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा। इस खुशी के मौके पर सुधा के दिल में महेश जी का दर्द, जुदाई सुधा के अलावा कौन महसूस कर सकता था। उसका दिल रह रह कर कचोटता। आज उसके पास सब कुछ होते हुए भी बिना महेश जी के जैसे सब कुछ बेमानी सा था।